गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग अपने चैप्टर के फर्स्ट वाले चैप्टर के लैटेंट हीट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक इसके पहले हम लोगों ने बातचीत की थी, जैसा कि आपको मालूम होगा कि ये 8th लेक्चर है और अभी तक हमारे 7 लेक्चर खत्म हो चुके हैं, यानी कि 7 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आज की क्लास में हम लोग 8th लेक्चर पर बात करना शुरू किए हैं। यानी कि आज के इस 8th लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है हम आपको बताते हैं। यानी कि इस 8th लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेटा लैटेंट हीट क्या होती है और उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया। बड़ा ही शानदार, बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही जोरदार टॉपिक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना कंसंट्रेट होकर के इसे सुन और समझ पाते हैं। तो चलिए देखते हैं लैटेंट हीट क्या होती है और इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे लैटेंट हीट क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है और इसको क्लासिफाई कितने पार्ट में किया गया और उन जो पार्ट्स दो हैं इसके उसका भी हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। यानी कि इस पूरे लेक्चर में, इस पूरे वीडियो में आपको लैटेंट हीट का होल कॉन्सेप्ट हम समझा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास लेक्चर नंबर 8, जहां पर हम आपसे करेंगे बात व्हाट इज लैटेंट हीट। यानी कि हमारा टॉपिक है लैटेंट हीट क्या होती है। जैसे समझिएगा, लैटेंट हीट को हम बड़े प्यार से एक नाम ये भी दे सकते हैं, इसे हिंदी में बेटा गुप्त उष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? गुप्त उष्मा। इसका मतलब क्या होता है? ये छिपी हुई हीट होती है, इसका पता नहीं चलता है। जैसे एग्जाम्पल हम समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आप जरा समझिए व्हाट इज लैटेंट हीट। यानी कि हमारा टॉपिक है लैटेंट हीट। अब हीट के बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन लैटेंट हीट क्या होती है ये एक सोचनीय विषय है ना। तो आपको ज्यादा सोचने का नहीं, हम आपको समझाते हैं। लैटेंट हीट को हिंदी में कहते हैं बेटा गुप्त उष्मा। गुप्त मतलब छिपा हुआ, जो दिखाई न दे रहा हो। ऐसी हीट जो शो न हो रही हो उसे हम क्या कहते हैं? लैटेंट हीट कहते हैं। यानी कि ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि लैटेंट हीट क्या है? यह एक छिपी हुई हीट है जिसके बारे में हमें पता नहीं चलता। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा, जैसे हम कभी कभी क्या करते हैं, जैसे एक छोटा सा केस हम आपको समझाएं कि अगर आप पानी ले लें, ठीक है, उसमें चीनी डाल दें। लेकिन बेटा सवाल इसका है कि आप उसमें चीनी डालेंगे तो चीनी डिजॉल्व होगी, है ना। लेकिन अगर आप कहते हो कि पानी में चीनी को डिजॉल्व करते हो तो सॉल्यूशन बनेगा, है ना। लेकिन आप अगर हीट कर, जैसे ऐसे सोचो, एक नॉर्मल सा, इसमें गर्मी वाला एग्जांपल बताते हैं, वो वाला फ्लॉप हो जाएगा, नहीं तो ये वाला बढ़िया है। आप क्या करो, एक कटोरा ले लो या एक कोई भी बर्तन ले लीजिए, भगोना ले लीजिए, उसमें पानी रख दीजिए। उस पानी में आप एक बर्फ का टुकड़ा डाल दीजिए, ठीक है, बर्फ का छोटा या बड़ा, चाहे जैसे जैसी आपकी इच्छा वैसा एक टुकड़ा डाल दीजिए। जब उसमें आप बर्फ का एक टुकड़ा डाल देते हैं तो ऐसी सिचुएशन में होगा क्या, आप उसे बर्नर पर ले जाकर के चढ़ा दीजिए। ध्यान से सुनना, प्रैक्टिकल चीज पढ़ाता हूं आपको। अब क्या हुआ कि जब आप उसे बर्नर पर ले जाकर के रख देंगे गैस पर, अब होगा क्या, आपने गैस को जला दिया, वह भगोने में रखा हुआ पानी गर्म होना शुरू किया, बर्फ का जो टुकड़ा था वह उसमें पड़ा हुआ है। अब नियमतः हम क्या करें, हमें तो ये चाहिए था कि जब हम उसे हीट कर रहे हैं, यानी कि भगोने में जो पानी है जो गर्म हो रहा है, तो अगर हमने गर्म किया है तो हम जब टच करेंगे तो पानी गर्म होना चाहिए। लेकिन हम ऐसा पाते हैं कि पानी वह गर्म नहीं होता बेटा। यानी कि जो भगोने में पानी रखा था हमने, वह गर्म नहीं हो रहा था, जबकि जो बर्फ का टुकड़ा था वह गल रहा था, यानी वो धीरे धीरे छोटा हो रहा था। यानी बर्फ का इतना बड़ा टुकड़ा डाले थे, 10 मिनट के बाद वो इतना बड़ा बचा या इतना बड़ा बचा, थोड़ा सा बचा, लेकिन वह पानी जैसे ठंडा था वैसे ही ठंडा है, पानी गर्म नहीं हुआ, बर्फ का टुकड़ा धीरे धीरे गलता चला जा रहा है। इस केस में हम कहते हैं हम हीट तो कर रहे हैं, लेकिन जो हीट हम दे रहे हैं वो हीट जा कहाँ रही है। यानी जिस हीट को हमने गैस तो चालू करके रखा है ना, हम बार बार उंगली डालकर पानी में चेक कर रहे हैं लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं आया, तो हमने देखा बार बार कि बर्नर से गैस को जलाया कि नहीं, तो देखा जलाया था। अगर बेटा बर्नर हमने जलाया था गैस को, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहिए था ना। लेकिन वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा है, वाटर का टेम्परेचर कांस्टेंट बना हुआ, जैसा पहले था वैसा आज भी है। तो चेंज किसका हुआ, जो बर्फ का टुकड़ा हमने डाला था ना, वो बर्फ का टुकड़ा धीरे धीरे गलना शुरू किया, तो आखिर वो हीट गई कहाँ, वो हीट बेटा उस बर्फ के टुकड़े को तोड़ने में चली जाती है, यानी कि बर्फ को पिघलाने में वो हीट खर्च हो गई। इसलिए हम उस तरह की हीट को क्या कहते हैं, लैटेंट हीट कहते हैं। लैटेंट मतलब छिपी हुई, हीट मतलब हीट एनर्जी की बात की जा रही, उष्मा की बात की जा रही। अब जरा बताओ, आपको पता चला क्या कि वो हीट कहाँ जा रही थी?
हाँ पता चल गया। हम लेकिन ये सोच रहे थे, हमारी मेंटालिटी में ये था कि वो हीट होना चाहिए, यानी कि सॉल्यूशन जो पानी हमने लिया है उस पानी का टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, लेकिन पानी का टेम्परेचर थोड़ा ना बढ़ा। टेम्परेचर किसका बढ़ा? किसी का भी नहीं बढ़ा। कहे सर हुआ क्या? कहे वो बर्फ पिघल करके कम हो गई। इसका मतलब बर्फ का जो टुकड़ा था, सॉलिड था, वो कम हो गया। इसका मतलब हुआ क्या बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि हम इस हीट को, यानी कि बर्फ जब तक पिघल नहीं जाएगी तब तक वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। जब बर्फ पूरी पिघल जाएगी तब वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू करता है। तो जब वाटर का टेम्परेचर बढ़ना शुरू करता है, उसके पहले जितनी हीट दिए थे उस हीट को हम क्या कहते हैं? लैटेंट हीट कहते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के हम एक छोटी सी डिफिनीशन पर ये आते हैं। लैटेंट हीट का मतलब होता है कि यूनिट मास सब्सटेंस की फेज ट्रांसफॉर्मेशन में जिस हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे लैटेंट हीट कहते हैं। यानी द हीट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज ऑफ यूनिट मास सब्सटेंस। यानी आप समझेंगे क्या? यानी कि हम कुल मिलाकर के प्यारी सी डिफिनीशन लिखते हैं क्या? द हीट एनर्जी which is required to change the phase और स्टेट, चाहे फेज कहो बेटा चाहे स्टेट कहो, फेज और स्टेट ऑफ यूनिट मास सब्सटेंस इज नोन एज लैटेंट हीट। हमने कहा कि लैटेंट हीट किसे कहते हैं? कहते हैं एक यूनिट मास सब्सटेंस, यानी 1 किलोग्राम अगर आपको कोई सब्सटेंस दिया जाता है, उस 1 केजी मटेरियल को या सब्सटेंस को जब आप फेज बदलते हो, फेज मतलब सॉलिड है तो लिक्विड में लिक्विड से गैस में, गैस से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड, फेज ट्रांसफॉर्मेशन में जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है, यहां द हीट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड में बेटा दो बातें हैं। यानी कि यहां पर एब्जॉर्ब भी हो सकती है और इमिट भी हो सकती है, दोनों केस है। यानी आप कह सकते हो द हीट एनर्जी विच इज एब्जॉर्ब और इमिटेड टू चेंज द फेज और स्टेट ऑफ यूनिट मास सब्सटेंस। रिक्वायर्ड तो हमने इसलिए कहा क्योंकि हम जो एग्जांपल दिए थे वो रिक्वायर्ड के रिस्पेक्ट में दिए थे, उसमें हीट जनरेट हो रही थी, हमें देनी पड़ रही थी। अब इसमें क्या है कि हम कह सकते हैं कि हीट चाहे एब्जॉर्ब करे कोई मटेरियल या हीट किसी से रिलीज हो फेज ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान, तो उसे हम क्या कहते हैं? लैटेंट हीट कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब कूलिंग होगी तो हीट रिलीज होगी और हीटिंग होगी तो हीट एब्जॉर्ब होगी। अब हम कहते हैं कि लैटेंट हीट को जब हम समझते हैं तो क्या समझेंगे जरा देखना। यानी लैटेंट हीट को अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? हम कहते हैं हीट एब्जॉर्ब और इमिटेड अपॉन मास ऑफ सब्सटेंस। यानी आप ये भी कह सकते हो हीट एनर्जी अपॉन मास ऑफ सब्सटेंस, ये भी कह सकते हो। तो हीट एनर्जी अपॉन मास ऑफ सब्सटेंस भी आप इसे कह सकते हैं। अगर हीट एनर्जी अपॉन मास ऑफ सब्सटेंस कहेंगे तो भी बिल्कुल सही फॉर्मूला है। तो हम कहते हैं अगर हम लैटेंट हीट की यूनिट की बात करते हैं तो क्या होगा? रिप्रेजेंट करते हैं लैटेंट हीट को L से और हीट एनर्जी एब्जॉर्ब Q, और ये क्या हो गया M, तो L इज इक्वल टू Q बाई M। L कैपिटल लेना है बेटा, स्मॉल नहीं लेना है। तो कैपिटल L इज इक्वल टू Q बाई M। L क्या है? लैटेंट हीट है, Q क्या है? हीट एनर्जी है, और M मास ऑफ सब्सटेंस है जिसका फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। बेटा यूनिट की बात करेंगे तो हीट एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल होती है, और मास की SI यूनिट क्या होती है? केजी। इसका मतलब आप इसे लिख सकते हैं जूल पर केजी या फिर जूल केजी इनवर्स। ये क्या हो जाएगी? ये लैटेंट हीट की SI यूनिट हो जाएगी। यानी कि लैटेंट हीट की SI यूनिट की अगर बात की जाए तो जैसा बोर्ड पर आपको लिखा गया है वैसे ही आपको समझना है। यानी कि लैटेंट हीट को जब हम समझते हैं तो कुछ इस प्रकार से समझ पाते हैं। उम्मीदन आपको लैटेंट हीट समझ में आ जानी चाहिए। शायद आप ये बात क्लियर कर चुके होंगे। अगर ये बात आपको समझ में आ गई हो तो हम इसके आगे चलेंगे और हम क्लासिफिकेशन ऑफ लैटेंट हीट का जिक्र करेंगे। अब देखिए अगली बात है बेटा, लैटेंट हीट के बाद हम जो दूसरी बात पढ़ेंगे वो हमारी होती है क्लासिफिकेशन ऑफ लैटेंट हीट।
यानी कि लैटेंट हीट को क्लासिफाई करना है तो हम कहते हैं लैटेंट हीट जो हमारे सिलेबस में है उसको हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या होता है इसके बारे में पढ़ाते हैं आपको, तो हम कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फर्स्ट पार्ट क्या है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और सेकंड पार्ट इसका क्या है, सेकंड पार्ट में हम पढ़ते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब आपको पता हो गया फ्यूजन और वेपराइजेशन ये दो फेज ट्रांसफॉर्मेशन की फिनोमेना है और उम्मीदन ये बात आपको मालूम होगी। फ्यूजन का मतलब जब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो फ्यूजन है, और वेपराइजेशन मतलब जब हम किसी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं तो वह वेपराइजेशन के अंतर्गत पाया जाता है। तो हमने कहा कि ये दो टॉपिक इसमें इस प्रकार से हो गए। अब जरा समझिएगा कि हम अब पहले वाले टॉपिक का डिस्कशन करेंगे यानी लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को डिस्कस करेंगे, यानी कि क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आने वाला जो पहला टॉपिक है जिसका नाम है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसी के बारे में हम आपको पूरी की पूरी बात पढ़ाएंगे। अगर हमने कहा कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का हमें डिस्कशन करना है तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है जरा इस पर गौर करिएगा। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को जब हम डिस्कस करते हैं तो कैसे डिस्कस करेंगे, फ्यूजन मतलब होता है कि सॉलिड से लिक्विड में आप कन्वर्ट कर रहे हो तो इसी को फ्यूजन कहते हैं। जैसे कोई सॉलिड सब्सटेंस हमें दे दिया जाए, उस सॉलिड सब्सटेंस को आप हीट करके अगर लिक्विड में कन्वर्ट कर लेते हैं तो इस फिनोमेना को हम फ्यूजन कहते हैं। अच्छा ठीक है, तो सर लैटेंट हीट फ्यूजन की फेज में क्या होगा, अभी जो हमने एक एग्जाम्पल दिया था बेटा वह एग्जाम्पल लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का ही था। कौन सा एग्जाम्पल, पानी में बर्फ डाल करके नीचे से गर्म कर रहे थे और लास्ट में रिजल्ट में कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं आया। यह एक एक्टिविटी के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, सपोज करिए हमने एक बीकर लिया, इस बीकर में हमने कहा कि 250 ml वाटर ले लिया, कहे हाँ सर ठीक है ले लिया। हमने कहा कि फ्रीज से हमने आइस क्यूब्स निकाले और इसमें 2-3 आइस क्यूब हम क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। ये आइस क्यूब डाल दिए हमने और ये हमने कहा कि इस प्रकार से हम इसमें 250 ml, ये 250 ml को डिनोट करता है, इतना वाटर हमने ले लिया। कहें ठीक है सर ले लिया। अब हम कहते हैं बेटा इस बीकर को ले गए हम नीचे से, क्या करते हैं नीचे से हम इसमें आग लगा देते हैं यानी हीट करते हैं, इसको बर्नर पर रख दिए, ये बर्नर है हमारा, बर्नर पर रखते हैं और गैस पर इसे हीट करते हैं। हमने कहा यहाँ से एक पतली सी रॉड लेते हैं, वो रॉड क्या है हमारी, हमने कहा यहाँ से हम एक थर्मामीटर लगा देते हैं। क्या लगाएंगे, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर का मेन रोल क्या है, वह सॉल्यूशन की हीट को बताएगा, यानी कि जो सिस्टम है उसके टेम्परेचर को डिटेक्ट करने का काम करता है थर्मामीटर, डिटेक्ट का मेजर करने का काम करता है। अब हमने कहा कि थोड़ी देर बाद यानी कि 10 मिनट्स लेटर, 10 मिनट के बाद हमने देखा तो हमें क्या मिला, ये हीटिंग बरकरार बनी हुई है। ध्यान से सुनना जो बात हम आपको समझा रहे हैं, यानी ये हीट लगातार हम किए जा रहे हैं। थर्मोमीटर जो हमने लगाया था उसमें हमने 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर देखा, 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर देखा, यानी कि टेम्परेचर में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन हम थोड़ा ध्यान से जब देखें तो हमने देखा कि यहाँ पर हमें 4 आइस क्यूब दिए गए थे, अभी प्रेजेंट टाइम पे हमारे पास 1 आइस क्यूब, 2 आइस क्यूब, 3 आइस क्यूब, 4 आइस क्यूब बचे हैं। लेकिन ये आइस क्यूब्स बहुत छोटे हो गए, इनकी साइज कम हो गई, यानी ये गल गए, यानी मेल्टिंग हो चुकी है, यानी फ्यूजन हो चुका है। लेकिन आइस क्यूब फ्यूज हो रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं, लेकिन वाटर के टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ। 0 डिग्री सेल्सियस यहां भी था बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस दूसरी जगह पर भी पाया गया। हम कहते हैं 30 मिनट्स लेटर, हम 30 मिनट के बाद फिर देखते हैं, या हम कहते हैं 10 मिनट्स फिर ले लो, 10 मिनट के बाद हम फिर देखते हैं। हमने ये देखा कि यहाँ पर इस समय कोई बर्फ का टुकड़ा नहीं बचा है, लेकिन फिर भी हमने क्या किया, यहाँ टेम्परेचर जो देखा वो 0 डिग्री सेल्सियस था। हम कहते हैं उसके बाद फिर हम जब देखें कि नीचे ये हीट तो हमने किया ही है, यहाँ पर कोई आइस क्यूब नहीं था, फिर भी 0 डिग्री सेल्सियस था। अब हम थर्मामीटर को लगाकर बैठे हैं और गर्म कर रहे हैं। उसके जस्ट बाद अगले 2 सेकंड में, 1 सेकंड में हमने ये पाया कि इस टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होना शुरू हो गया, 1, 2, 3 डिग्री सेल्सियस ऐसे ये बढ़ना शुरू कर दिया, यानी कि टेम्परेचर थर्मामीटर पर राइज करना शुरू कर दिया। थर्मामीटर में टेम्परेचर बढ़ता दिखाई देने लग गया है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक जो आपने हीट दिया, हम हीट तो कर रहे थे लेकिन थर्मोमीटर में रिजल्ट नहीं आ रहा है, यानी कि हीट हम डिटेक्ट नहीं कर पाए कि कितना है। तो यहां से यहां तक जो आपने
इस हीट को दिया, इसी को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये तो एक एग्जांपल हो गया जहां पर हम आपको एक प्रोसेस से समझाए कि इसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, लेकिन आप इसको दूसरे माध्यम से भी समझ सकते हैं। अब हम समझाएंगे कि वो कैसे। जैसे ये तो हमने समझा दिया कि इसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, लेकिन कोई पूछे कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को डिफाइन करें, क्योंकि आपके सिलेबस में डिफाइन करने को बहुत पूछता है। तो जब बेटा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को डिफाइन करने की बात आएगी तो आप क्या करोगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। किसी ने कहा इसको डिफाइन करना है, तो इसको डिफाइन करने में कोई बहुत बड़ा सोचनीय विषय तो है नहीं कि आप परेशान हो जाएंगे। आपको क्या करना है, जरा गौर करिएगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को जब डिफाइन करने की बात आती है तो आप सिंपल सा ट्रिक अपनाएंगे, क्या कि आप यूनिट मास सॉलिड सब्सटेंस के फेज ट्रांसफॉर्मेशन में जिस हीट की रिक्वायरमेंट है उसे हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। यानी द हीट एनर्जी used in the phase transformation of 1 kg of solid substance into liquid substance is known as latent heat of fusion। बेटा इसे हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के नाम से जानते हैं। शायद उम्मीदन आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। यानी कि हमने कहा एक यूनिट यानी 1 केजी कोई भी सॉलिड सब्सटेंस आपको दे दिया जाए, उसको सॉलिड से लिक्विड फेज में ट्रांसफर करने में जो हीट की रिक्वायरमेंट हो रही है उसे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बातचीत करते हैं। सेम टू सेम एक और छोटा सा एग्जांपल इसमें आता है, यानी कि ये तो हमने समझा दिया एक एग्जांपल के माध्यम से। इसका जो सेकंड पार्ट है उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसको भी सेम एग्जांपल से समझिएगा। जैसे हमने ये कहा कि अगर इसमें हम पानी ले लेते हैं, ठीक है, इसको नीचे से गर्म करते हैं, हम देखते हैं कि हम इसको हीट दिए जा रहे हैं, लेकिन हम 10-15 मिनट 12 मिनट 10 मिनट हीट किए तो उसके बाद क्या होता है, इसमें वेपर्स बनना शुरू कर दी। उसके पहले जो हीट दे रहे थे उससे टेम्परेचर में इंक्रीमेंट तो आ रहा था, लेकिन वेपर्स का यानी गैस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। तो जो आपने उस दौरान हीट दिया उसे हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। यानी आप कहते हो कि हीट तो कर रहे हैं, जैसे आप एक एग्जांपल समझिए, इसे ग्राफ के बेसिस पे समझाऊं तो ऐसे पढ़ते हैं, ये 0 डिग्री सेल्सियस है, इन्होंने कहा कि ये 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब यहां से क्या हुआ, इस पर जब पानी पहुंचेगा तब ये वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू करेगा। तो ये जो पूरा आपने हीट किया यहां से, यानी कि हीट आपने ये किया, तो ये पूरा क्या है, इसी को लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। यानी कि जब तक वह वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू न कर दे तब तक जितनी हीट आपने दिया वह लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाता है। फिर से सुनना, किसी लिक्विड सब्सटेंस को जब हम हीट करते हैं तो एक समय तक हीट करने के बाद वह भाप में परिवर्तित होना शुरू करता है, यानी वेपर्स में जाना शुरू करता है। तो जब तक वह वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू न कर दे तो उसके पहले की हीट एनर्जी को क्या कहते हैं बेटा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। डिफाइन करने का कोई बहुत बड़ा झंझट नहीं है, आप वैसे ही डिफाइन करोगे। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को भी कैसे डिफाइन करोगे, द हीट एनर्जी विच इज यूज्ड टू चेंज द फेज ऑफ एनी लिक्विड सब्सटेंस इनटू गैसियस, यानी कि किसी लिक्विड सब्सटेंस को गैसियस फॉर्म में चेंज करने के लिए जिस हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसे हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का नाम देते हैं। यानी कि इसमें सेकंड टॉपिक में हम अगर डिफाइन करें आपके साथ तो हम पढ़ेंगे क्या, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसको कैसे समझते हैं, हम कहते हैं द हीट एनर्जी यूज्ड टू चेंज
द फेज ऑफ यूनिट मास लिक्विड सब्सटेंस, यूनिट मास लिक्विड सब्सटेंस into gaseous form, into gaseous form is known as latent heat of vaporization, is known as latent heat of vaporization। ये होता है, यानी कि अगर हम latent heat of vaporization की बात करें तो उसको हम कैसे समझेंगे, जैसा बोर्ड पर आपको लिखा दिया। यूनिट आपको बिल्कुल हकीकत में पता ही है कि जूल पर केजी इसकी भी यूनिट होगी, यानी लैटेंट हीट की जो यूनिट होगी उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम जूल पर केजी कहते हैं। यानी लैटेंट हीट की यूनिट हमारी जूल पर केजी होती है, यानी हीट एनर्जी को जूल में लिखते हैं, मास को किलोग्राम यानी केजी में लिखते हैं। तो जूल पर केजी लैटेंट हीट की एसआई यूनिट बनेगी। ये तो था आपका टॉपिक लैटेंट हीट, इट्स एसआई यूनिट एंड क्लासिफिकेशन। उम्मीद करता हूं कि लैटेंट हीट की बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर लैटेंट हीट की बात समझ में आ गई हो बेटा, तो अभी तक में हम लोगों ने कुल कितने लेक्चर पढ़ लिए हैं उसके बारे में जरा एक बार हम आपको बता देते हैं। यानी अभी तक की क्लास में जो हमारी आपकी बात हुई है वो, जैसे देखो पहला लेक्चर हमने आपको पढ़ाया, तो पहले लेक्चर में हमने पढ़ाया था व्हाट इज मैटर, पहले लेक्चर में हमने आपको इंट्रोडक्शन की बात की थी। इंट्रोडक्शन में हम लोग डिस्कस कर रहे थे सबसे पहले, यानी सबसे पहला लेक्चर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जिसमें चैप्टर के बारे में हमने टोटल डिटेल इंफॉर्मेशन आपको दी थी। सेकंड लेक्चर हमारा था व्हाट इज मैटर, ठीक है, मास एंड वेट, ये हमारा सेकंड लेक्चर था, मास एंड वेट। उसके बाद हम कहते हैं इसमें जो थर्ड लेक्चर हमारा बना व्हाट इज मैटर, मास एंड वेट, उसके बाद इसका थर्ड लेक्चर क्या आया था, एविडेंस ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन मैटर, एविडेंस ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन मैटर। पूरा एक एक टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया है बेटा, तो लापरवाही ना हो, आप हर एक लेक्चर को बढ़िया से बैठकर अच्छे से देखिएगा। अगली बात है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, हमारा अगला टॉपिक था जो हमने आपसे डिस्कस किया था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये हमारा फोर्थ लेक्चर था बेटा। फोर्थ के बाद हमने फिफ्थ लेक्चर पढ़ा था, जिसमें हमने आपको पढ़ाया था स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि मैटर की स्टेट क्या होती है। फिर हम लोगों ने सिक्स लेक्चर पढ़ा जहां पर टेम्परेचर एंड इट्स यूनिट्स, इसके बारे में हमने बात की। इसके बाद सिक्स के बाद हमने सेवंथ लेक्चर पढ़ा। सेवंथ लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, याद है आपको? सेवंथ लेक्चर में टेम्परेचर एंड इस यूनिट के बाद हमने बात किया था फेज ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, यानी फेज ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा जिक्र किया हमने। फेज ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो एट्थ लेक्चर था उसमें आज हम लोग डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, लैटेंट हीट एंड इट्स क्लासिफिकेशन, यानी लैटेंट हीट एंड इट्स क्लासिफिकेशन, यानी कि लैटेंट हीट के बारे में हमने बात किया। एट्थ के बाद बेटा इसके बाद नाइन्थ लेक्चर आने वाला है जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, जिसका नाम है इवेपोरेशन, इट्स क्लासिफिकेशन, इट्स क्लासिफिकेशन एंड एप्लीकेशन। यानी कि हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन क्या होता है, ये बॉइलिंग से डिफर कैसे करता है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है और इसका एप्लीकेशन क्या है, यानी इवेपोरेशन का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। और नाइन्थ के बाद जो 10th लेक्चर होगा बेटा वो होगा एनसीईआरटी, एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे और एक्टिविटी की बात करेंगे, यानी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज और एक्टिविटी हम लोग पढ़ेंगे 10th लेक्चर में। तो ये 10 लेक्चर का चैप्टर होगा। अभी हम उम्मीद करते हैं कि जो लेक्चर्स यहाँ पर लिखे गए हैं आप सारे लेक्चर्स देख चुके होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो अब देर नहीं करिए, इस लेक्चर को सारा कंप्लीट कर लीजिए, A to Z लेक्चर कंप्लीट करें, उसके बाद डीपीपी भी आपको मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि हमारी बात आपको समझ में आ गई हो। अब हर रोज की तरह आपको जाते जाते मोटिवेट करना हमारा धर्म बनता है, तो हम उस धर्म को निभाते हैं और आपको मोटिवेशन करके आज की क्लास खत्म करके चले जाते हैं। तो जरा देखिए क्या बताया गया, कहा गया बेटा जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है,
क्या? जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं, अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो सोच पा रहे हो कितनी अच्छी लाइंस थी कि अभी तो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है बेटा, अभी तो पढ़ना पूरा आसमान के बराबर है और बहुत मेहनत करनी है, बहुत मन लगा करके पढ़ना है। हम बने रहेंगे आपके साथ, आप भी बने रहें हमारे साथ। चैनल पर लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि आपको हर लेक्चर की नई अपडेट हम जल्द से जल्द दे पाएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपसे डिस्कस करेंगे कौन सा टॉपिक, इवेपोरेशन एंड इट्स एप्लीकेशन एंड इट्स यूजेस, क्लासिफिकेशन, बॉइलिंग, इवेपोरेशन में डिफरेंस, इस तरह के तमाम टॉपिक्स के साथ नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे करने वाले हैं बात, जहां पर इस चैप्टर को करेंगे खलास। आज के लिए फिलहाल इतना ही। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। टुडे क्लास इज ओवर। थैंक यू।